हेलो दोस्तों, मैं ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं ट्यूब नाम से यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम पर बीसी नाम से चैनल है। आप सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए पीडीएफ के लिए और लिंक आपको तुरंत मिले, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। महेश ट्यूब यूट्यूब चैनल पर आप इसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी प्रीलिम्स का ये तीसरा क्लास है, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम की लिंक है, ठीक है, दोनों पर आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। प्रीलिम्स की ये तीसरी क्लास है, ठीक है। आपको बाकी दो लेक्चर्स की लिंक डायरेक्ट प्लेलिस्ट आप विजिट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोइंग इन द इंडियन पॉलिटी इज एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट द फेडरल इन करेक्टर। सबसे पहले तो आप फेडरल को समझें। एक फेडरल होता है, एक यूनिटरी होता है। अगर आपको फेडरल और यूनिटरी में डिफरेंस पता तो आप इजिली आंसर मार्क कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन है द इंडिपेंडेंस फेडरल। अब ध्यान रखें, फेडरल करेक्टर पूछा है। इंडिपेंडेंस ऑफ अ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। द यूनियन लिस्ट हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यूनिट, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। देखिए अगर आप इसको समझते हैं तो जो यूनिटरी होता है उसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। नहीं गाइस, इंडिपेंडेंट नहीं होती। आपको यही समझना, कंफ्यूज नहीं होना। यूनिटरी जो होती है उसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी में होती है, और जो फेडरल होता है उसमें इंडिपेंडेंट होती है। इसलिए पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। ये देखिए, आपको ये चीज़ें समझनी है कि जो फेडरल है, फेडरल के बारे में क्या बोलता है। फेडरल के बारे में आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी जो जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, तो वो चीज़ें है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस फेडरल में है। अगर ये यूनिटरी के बारे में बात करता तो इंटीग्रेटेड होता फिर यहाँ पर, ठीक है। तो फेडरल में आपको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफ गार्डेड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन, ठीक है। देखिए द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, supremacy of the constitution and independent judiciary all are feature of the federal form of government। फेडरल के क्या क्या रिटेन है, सुप्रीमेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब किसके फीचर्स हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉय बाय। 2020 में, अभी 2 साल पहले आया था क्वेश्चन। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहला है, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 7 शेड्यूल कन्वेंशनल प्रैक्टिस। अगर आपने थोड़ा सा ये पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। जेई को मतलब जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करना, ये आर्टिकल 50 में मेंशन है। और आपको पता है कि आर्टिकल 50 किस में आता है, डीपीएसपी में। तो आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, ये प्रीएम्बल, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, सदाबहार टॉपिक हैं, हमेशा आते हैं ये। इनसे क्वेश्चन की कभी आप ये नहीं कह सकते कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डीपीएसपी अच्छे से पढ़ी है। तो डीपीएसपी में ये आर्टिकल 50 मेंशन है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हैं, डीपीएसपी का ही पार्ट है, जुडिशरी को किससे, एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करता है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट। ध्यान रखना, ये ज्वाइन करने की बात नहीं करता, नो ज्वाइन, सेपरेट करता है किसको, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑफ द पब्लिक सर्विस, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हिच आर द फॉलोइंग
इज आर पैरामीटर यूज फॉर द NIRF, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर द रैंकिंग ऑफ अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, HEI इसको बोलते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें ये 4 पैरामीटर दिए हैं। देखिए, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TRL जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएशन आउटकम, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन ईयरली, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। इनमें से ही इन 4 जो पैरामीटर्स दिए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में आपको बताना है कि ये कौन कौन से स्टेटमेंट, मतलब कौन कौन से पैरामीटर शामिल होते हैं। ठीक, ऑप्शन ऐसे दिए हैं। देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड ईयरली, ये डाटा नहीं होता, आपको पता होगा शायद। ऐसे ही कि जैसे मान लीजिए अगर ये तीसरा स्टेटमेंट नहीं है तो ये गया, ये गया, ये गया, ये तीनों चले गए, आंसर आपको बाय डिफॉल्ट मिल गया। ठीक है, बाय द वे आपको समझना है, याद रखना है कि कौन कौन से पैरामीटर शामिल होते हैं इसमें हैं और कौन से पैरामीटर शामिल नहीं हैं। जब आप उसको याद रखेंगे तभी तो आप आंसर कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि हाँ ये पैरामीटर हैं, शामिल हैं, और ये पैरामीटर शामिल नहीं है, मीन्स ये जो पैरामीटर है ये एक्स्ट्रा में अपने से कुछ हमें डाइवर्ट करने के लिए मेंशन किया गया है एग्जाम में। ठीक, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज ये है पैरामीटर, ग्रेजुएशन का जो आउटकम होता है वो भी है, इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन ये भी है, बस ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द ईयरली ये नहीं है तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर अपना क्या है, ए स्टेटमेंट है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंक करता है HEI मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 5 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, इसको TRL हमने पढ़ा पहले स्टेटमेंट में दिया था। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तीसरे में ग्रेजुएशन आउटकम जो 4th स्टेटमेंट में दिया था। ठीक, चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये भी दिया था। परसेप्शन भी होता है 5वां। ये 5 पैरामीटर हैं जो NIRF की रैंकिंग में HEI में यूज होते हैं। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता रिवर, आपको पता है सिक्किम साइड से निकलती है ना, रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज द ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लो थ्रू सिक्किम। नहीं गाइस, अगर आपको पता है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि पहला स्टेटमेंट गलत है। तीस्ता रिवर का सोर्स कहाँ से है, तीस्ता रिवर सिक्किम से ही ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कि कहाँ से, ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट से उधर निकलती है, फिर वहाँ से घूम के आती है, तिब्बत से निकलती है, तो दोनों का सोर्स अलग अलग है। तो पहला स्टेटमेंट तो आप बाय डिफ़ॉल्ट यूं ही गलत कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आपको डायरेक्टली मिल गया चुका है। ठीक है, बाय द वे और भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए, रिवर रंजीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट्स ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, इट इज़ अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता, मतलब रिवर जो तीस्ता नदी है उसकी सहायक नदी रिवर रंजीत है जो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, ये कह रहा। तीसरा स्टेटमेंट है रिवर तीस्ता फ्लो इन बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। राइट, देखिए पहला स्टेटमेंट तो हमने गलत ही कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये करेक्टली डिस्क्राइब है कि रंजीत जो रिवर है सिक्किम से निकलती है और रिवर तीस्ता की ट्राइब्यूटरी मतलब सहायक नदी है। ठीक है, तो दूसरा ये करेक्ट हो गया बी, रिवर तीस्ता फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। नहीं गाइस, बे ऑफ बंगाल में तीस्ता रिवर नहीं जाती है, ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश। ठीक, देखिए तीस्ता ओरिजिनेट फ्रॉम द पहुरी ग्लेशियर, ये ध्यान रखना, तीस्ता नदी सिक्किम में पहुरी नाम का ग्लेशियर है जहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द आंगसी ग्लेशियर, ये कहाँ है, माउंट कैलाश जो है उसके नज़दीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से ऐसे निकलती है ये ब्रह्मपुत्र, और तीस्ता यहाँ पर ये सिक्किम से निकलती है ऐसे। आपको अगर मैप याद हो थोड़ा सा तो ये चौक पॉइंट है बांग्लादेश मतलब वेस्ट बंगाल, और ये जो आसाम का ये चौकिंग पॉइंट है ना सिक्किम से ये आके छोटा सा मिलता है वहाँ से, तो ये सिक्किम है। यहाँ से पाहुनरिन ग्लेशियर नाम का है, वहाँ से निकलती तीस्ता, और यहाँ जो माउंट कैलाश के पास है अंगसी ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, इधर से आती है फिर ये जाती। ठीक, रिवर रंजीत आर लार्जेस्ट रिवर ऑफ द सिक्किम, सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है एंड ये ट्राइब्यूटरी है तीस्ता नदी की। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विथ रेफरेंस टू टेक्नोलॉजी फॉर द सोलर पावर प्रोडक्शन
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, देखिए, फोटोवोल्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय द डायरेक्शन conversion of light into electricity, while the solar thermal is a technology that utilizes the sun ray to generate the heat which is further used in electricity generation। ठीक है, फोटोवोल्टाइक्स जनरेट अल्टरनेटिव मतलब एसी करंट, वाइल सोलर थर्मल जनरेट डीसी करंट। India has manufactured base of solar thermal technology but not photovoltaic। ठीक है, देखिए तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए, इंडिया हैज मैन्युफैक्चर्ड बेस ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बट नॉट फोटोवोल्टिक। गलत है गाइस, इंडिया जो है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी को भी फिर मैन्युफैक्चर करता है एंड फोटोवोल्टिक्स को भी मैन्युफैक्चर करता है, मतलब दोनों को, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इसको भी मैन्युफैक्चर करता है, फोटोवोल्टिक्स इन दोनों को मैन्युफैक्चर करता है इंडिया। तो ये बोल रहा है कि नॉट फॉर द फोटोवोल्टिक्स, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, मतलब ये गलत, ठीक, दोनों को मैन्युफैक्चर करता है। देखिए, फोटोवोल्टिक्स जनरेट अल्टरनेटिव करेंट विथ व्हाइल सोलर थर्मल जनरेट डीसी डायरेक्ट करेंट। नहीं गाइस, ये अल्टरनेटिव करंट नहीं होता। जो फोटोवोल्टिक होता है, मतलब ये फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल जनरेट, ये दोनों डायरेक्ट करंट को जनरेट करते हैं, दोनों, इंडिया दोनों को मैन्युफैक्चर करता है और दोनों ही डायरेक्ट करंट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया। देखिए, पहला स्टेटमेंट है फोटोवोल्टिक्स इज अ टेक्नोलॉजी दैट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय डायरेक्शन कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सही बात है, फोटोवोल्टिक यही तो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, कैसे, लाइट से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। वाइल सोलर थर्मल इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज सन रे, सन की जो सूर्य की लाइट होती है रे, उसको जनरेट करता है हीट विच इज फर्दर यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। यही तो होता है सोलर टेक्नोलॉजी में, क्या होता है, सन की जो रेज होती है उसको जनरेट करता है हीट के माध्यम से और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, देखिए, द प्रिंसिपल बिहाइंड द बोथ टाइप ऑफ सोलर पैनल, सोलर फोटोवोल्टिक एंड सोलर थर्मल इज सेम, दोनों का प्रिंसिपल सेम ही है। दे अब्जॉर्ब रॉ एनर्जी फ्रॉम द सन एंड यूज इट टू क्रिएट यूजुअल एनर्जी। समझ गए, इनका दोनों का फंक्शन सेम ही है। दोनों क्या करते हैं, रा मतलब कच्ची एनर्जी जो है, रा एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं सन से और उसको क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अथवा एनर्जी दूसरी फॉर्म में, अपने यूजफुल फॉर्म में। ठीक है, जिस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इन सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम दिस इज थ्रू द क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज द थर्मल सिस्टम यूज डायरेक्टली फॉर हीटिंग वाटर अथवा एयर। ठीक है, सोलर में यही करते हैं कि वहाँ से लेते हैं सन की एनर्जी रेज लेते हैं जिससे वाटर को हीट करते हैं अथवा एयर को। ठीक, बोथ टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी में। दोनों टेक्नोलॉजी में आपको जैसे बताया कि दोनों डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करती हैं। इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ बोथ सोलर थर्मल एज वेल एज पीवी सेल, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडेक्सेशन इज अ मेथड whose use can be associated with which of the following। अगर आप थोड़ा सा जानते हैं तो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट हाँ एग्जैक्टली क्वेश्चन तक पहुँचना, क्योंकि ऑप्शन आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं वही ऑप्शन क्वेश्चन को ईजी या टफ बनाते हैं। तो आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है, किस बारे में बात कर रहे हैं, इंडेक्सेशन इज अ मेथड। ठीक है, फिक्सिंग ऑफ बेस कंपनसेशन, नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेशन, मेजरिंग ऑफ द सेविंग रेट, एडजस्टिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। आप देखेंगे कि ये चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। अब क्वेश्चन भी इकोनॉमी का है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो इंडेक्सेशन जो मेथड है वो इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एडजस्ट करने में यूज़ होती है। जो इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन होता है उसको एडजस्ट करने के लिए यूज़ होती है, राइट। देखिए, indexation means adjusting price base or other value added on the change in another price or composite indicator of the price, right। उसको adjust करने में यूज होता है।
इंडेक्सेशन कैन बी डन टू एडजस्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। जो भी इन्फ्लेशन के इफेक्ट होते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए इंडेक्सेशन यूज होता है, ठीक। जैसे कास्ट ऑफ लिविंग क्या है, इनपुट प्राइस ओवर अ टाइम टू एडजस्ट द डिफरेंट प्राइस एंड कास्ट आर इन डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया, राइट। इंडेक्सेशन इज often used to escalate wage in the inflationary environment where failure to negotiate regular wage increase would leads to ongoing real wage cut for the worker, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी जो वेज होता है, मतलब महंगाई का जो वेजेस होते हैं वो एक इंक्रीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, मतलब उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, जिसके कारण निगोशिएट रेगुलर वेजेस इंक्रीज होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। भिंडवाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में है क्या, सुल्तानपुर नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है क्या, थोल लेक ये गुजरात में है क्या, बधावन वेटलैंड केरला में है क्या। देखिए बधावन वेटलैंड ये कहाँ है, केरला में नहीं है गाइस, ये गुजरात में है, ठीक है। तो फोर्थ तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये गया ये गया। अब आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 1 3 दोनों में है, ए और सी में, तो 1 3 तो सही है, ठीक है। सुल्तानपुर सेकेंड, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, ये भिंडवाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा में, ये तो करेक्ट है। थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये गुजरात में, ये करेक्ट है। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई थिंक ये भी उत्तर प्रदेश में, ये भी करेक्ट है, ठीक है। देखिए नहीं, सुल्तानपुर हरियाणा में है, ठीक। देखिए ये मुझे भी कंफ्यूजन हुआ, ये जो सुल्तानपुर है ये कहाँ है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। भिंडवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा में है, ठीक, ये करेक्ट है। थोल लेक ये गुजरात में है, ये करेक्ट है। बधावन कहाँ है, ये भी गुजरात में है। ये जो सुल्तानपुर है ये कहाँ है, ये हरियाणा में, सेकेंड वाला हरियाणा में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो पहला और तीसरा ये करेक्ट है, ठीक है। पहला करेक्ट है, थोल गुजरात में ये करेक्ट है, सुल्तानपुर ये हरियाणा में है, ठीक है। बधावन कहाँ है, ये गुजरात में है, तो ये सी जो है करेक्ट है, ठीक है। देखिए भिंडवाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट वेटलैंड इन हरियाणा इज़ अ ह्यूमन मेड, मतलब कि आर्टिफिशियल है, फ्रेश वाटर लेक, ये भी आप ध्यान रखें। ओवर 250 बर्ड स्पीसीज जो सेंचुरी थ्रू, ये सब पढ़ सकते हैं। सुल्तानपुर ये हरियाणा में है, थोल लेक ये गुजरात में है, ठीक है। बदावन ये भी गुजरात में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनडीएमए की बात कर रहा, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इनिशियली एनडीएमए वाज कंस्टिट्यूटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब ये कि एनडीएमए जो शुरू में था, एक एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया था, जिसके द्वारा क्रिएट की गई थी एनडीएमए की एक बॉडी। मतलब स्टार्टिंग में ये कोई स्टेचुरी बॉडी नहीं थी, इसका कहने का ये मतलब है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक। एनडीएमए थर्ड है, एनडीएमए हैज़ अ ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्ट इन जिसको बोलते हैं। ये IN का मतलब इंडियन, फिर इधर से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक। ये किसके अंदर आता है, मिटी के अंदर आता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। चलिए एक एक स्टेटमेंट पर बात करते हैं। ये जो एनडीएमए है, पहले स्टेटमेंट में जो बोला है कि पहले इनिशियली ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके क्रिएट करी गई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इट वर्क अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये भी करेक्ट है। मिनिस्ट्री, आपको याद होगा कि जैसे कोई डैम हम बनते हैं, वहाँ पर कोई उसका डैम ओल्ड हो गए, मतलब काफ़ी सारे पुराने, इंडिया में बहुत सारे डैम्स, जो कई सारे डैम्स तो मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हैं, और कुछ 100-150 के आसपास ऐसे हैं, और बहुत सारे डैम जो मोर देन 50 ईयर ओल्ड है, तो
वो सब डैम एनडीएम नेशनल डिजास्टर, अगर उसमें कुछ भी डिस्ट्रक्शन होता है तो वो इसी के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही देखती है, आपको याद होगा। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। एनडीएमए हैज़ ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम द मिनिस्ट्री ऑफ मेटी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइबर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी करेक्टली डिस्क्राइब है। मतलब एनडीएमए का वही रोल होता है जो सर्ट इन करता है, मतलब कि कंप्यूटर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो करती है उसी का रोल होता है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। ठीक है, देखिए एनडीएमए कब पास हुआ था? 2005 में। आपको मैं बता दूं कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में इसी साल या लास्ट ईयर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है कब पास किया गया था, बस डायरेक्टली वो ईयर पूछ लिया था, ये 2005 में। एमपीपीएससी में तो ऐसे कई सारे स्टेट पीएससी में पूछ लेते हैं एग्जाम, मतलब वो डायरेक्ट ईयर पूछ लेते हैं कि वो कौन से ईयर में पास हुआ था। इस साल भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक, तो यही चीज़ें होती हैं कि कहीं से कुछ भी एक चीज़ें उठा के पूछ लिया। ज़रूरी नहीं कि हम जितने स्टेटमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं उतने ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाएँ, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। स्टेट पीएससी में तो जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट हमें क्या है कि एक एक स्टेटमेंट जो है उन पर पूरी तरह से फोकस करके रखना है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू spearhead and implement the holistic and integrated approach to disaster management in the country. Initially, NDMA was constituted in 2005 by an executive order of the government of India. 2005 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्रिएट कर दिया था। उसके बाद एनडीएमए जो है नोटिफाइड 2006 में प्रोविजन बना एक एक्ट के थ्रू। ठीक है, एनडीएमए एक अपेक्स बॉडी फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट इन द कंट्री, मतलब एक बड़ी लेवल की सबसे ऊंची बॉडी है। ठीक है, एनडीएमए कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एनडीएमए, आपको ध्यान रखना है। अदर मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर खुद चेयरमैन होते हैं और बाकी जो मेंबर होंगे उनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे। राइट, एनडीएमए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। ठीक है, एनडीएमए ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद साइड इन ऑफ द मीटिंग नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द NITRO विच कम अंडर द क्रिटिकल अथवा नॉन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जरूरी इतना नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये सर्ट के CERT सर्ट इन मीटिंग के अंडर जो आता है उसी के जैसा काम करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग आर द जियो इंजीनियरिंग टेक्निक दैट इंटेंडेड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ सनलाइट दैट रीचेज द अर्थ। देखिए क्वेश्चन को आप समझिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आर जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कौन से जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दैट इंटेंडेड टू लिमिट, मतलब जो लिमिट करती है जो अमाउंट ऑफ सनलाइट रीचेज द अर्थ, जो धरती पर अर्थ पर सनलाइट आती हैं उनको जियो इंजीनियरिंग की ये कौन सी टेक्निक है इनमें से जो उसको कहीं ना कहीं लिमिट करती है, मतलब कि कम करती हैं। ठीक है, पहला लाइटनिंग ऑफ द कलर ऑफ द क्रॉप लिविंग थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू जो क्रॉप का लाइटनिंग का कलर जो होता है उसके कारण होता है क्या? व्हाइटनिंग रोड सरफेस एंड रूफटॉप, ये कारण होता है क्या? प्लेसिंग जाइंट्स मिरर इन द स्पेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, ये भी होता है कारण क्या कि नहीं? मासिव स्प्रेइंग ऑफ एरोसॉल इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, क्या ये कारण होता है क्या? देखिए लाइटनिंग ऑफ द कलर ऑफ द क्रॉप लीव्स, क्रॉप की जो लीव्स होती पत्तियां होती हैं उनका जो कलर होता है वो लाइटनिंग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू जो होता है वो डेफिनेटली कम करता है, मतलब पहला ये सही है। वाइटनिंग रोड सरफेस एंड रूफटॉप, अगर सफ़ेद है तो बोलते हैं ना कि जैसे ये गर्मी में अपन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि बिकॉज वो लाइट को कम ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वो एक फैक्टर होता है। ब्लैक ज़्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो फैक्टर होता है, मीन्स ये भी एक फैक्टर है। ठीक, प्लेसिंग जाइंट्स मिरर इन द स्पेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट, ऑफकोर्स मिरर जैसे आप रख देंगे तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसके कारण कम ज़्यादा का फर्क पड़ेगा, है ना? तो ये भी एक रीज़न है। मासिव स्प्रेइंग मतलब कम कर देगा ना मिरर, जो वहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये भी एक फैक्टर है। लिमिट बोल रहा है कि लिमिट करने के मतलब कम करने के लिए। द मासिव स्प्रेइंग ऑफ एरोसॉल इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी रीज़न है। एरोसॉल में जो अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर जो
मासिव स्प्रेइंग होता है, बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग होता है, वो भी एक रीज़न है। तो इसके ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, देखिए जियो इंजीनियरिंग टेक्निक में क्या होता है, इंजेक्टिंग रिफ्लेक्टिव एरोसॉल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर is proposed solar geoengineering method that has received the most sustained attention. Various cloud reflectivity method has been suggested which work by spraying seawater in the atmosphere to increase the reflectivity of the cloud. Painting of the roof material in the white or pale color reflect solar radiation. देखिए ब्लैक कलर जो होता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, वाइट कलर जो है वो कम करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। वो यही चीज़ बोला है, पेंटिंग रूफ मटेरियल इन वाइट अथवा पेल कलर, मतलब कि फीका कलर, टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। सेलेक्टिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइंग कमर्शियल क्रॉप विथ हाई एल्बिडो, राइट। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडी, जिसको म्यूनिसिपैलिटी जनरली जानते हैं, ठीक। 74th Constitutional Amendment Act 1992 identify 18 local level function to be developed to municipality, including planning for electronics and social development, regulation of land, consultation of building, urban planning, and public health. Since the enactment of 74th Constitutional Amendment Act, election to urban local body is held once in every 5 years. इन ऑल स्टेट, देखिए आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। वंस हेल्ड इन वंस इन एवरी 5 ईयर इन ऑल स्टेट इन इंडिया, ठीक है, सारे स्टेट में। एज पर द अमेंडेड म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1888, मेयर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल इन ऑल स्टेट। देखिए अगर आप इन एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा दें, रिमूव करें, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, सिंस इनैक्टमेंट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडी हेल्ड वंस इन एवरी 5 ईयर इन ऑल स्टेट। नहीं गाइस, होता तो है पर 5 साल में, पर सारे स्टेट में नहीं होता, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत। सेकेंड गलत तो ये गलत, ये गलत। अब देखिए बाय डिफॉल्ट 1 तो सही है। तीसरे स्टेटमेंट में बात करते हैं, एज पर द अमेंडेड म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1888, मेयर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल इन ऑल स्टेट। नहीं गाइस, सारे स्टेटमेंट नहीं होता, तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत, तो ये भी गया, पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आइडेंटिफाई 18 लोकल लेवल सब्जेक्ट, ये करेक्ट है। जो इसी का 73rd जो स्टेटमेंट 73rd अमेंडमेंट था उसमें 29 सब्जेक्ट है कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, उसमें 29 सब्जेक्ट है। इसमें म्यूनिसिपैलिटी जो 74th है इसमें 18 सब्जेक्ट है। लेवल फंक्शन टू डेवलप द म्यूनिसिपैलिटी इंक्लूडिंग प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये करता है। रेगुलेशन ऑफ द लैंड, लैंड को रेगुलेट करता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, अर्बन प्लानिंग, पब्लिक, ये पहला स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये सही आंसर। देखिए यही चीज़ मेंशन है। इन सम स्टेट इलेक्शन टू अर्बन लोकल बॉडी हैव नॉट बीन हेल्ड फॉर ईयर, हर साल नहीं होता, ठीक है। डिफीटिंग द लॉफ्टी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आइडेंटिफाइंग 18 लोकल लेवल फंक्शन टू बी डेवलप्ड इंक्लूडिंग प्लानिंग ऑफ द प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अर्बन लोकल एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक। ओनली इन सम स्टेट, कौन कौन से, लाइक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसमें मेयर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है, सभी में नहीं होते। तो इस तरीके से ये इकोनॉमी के मतलब इकोनॉमी एंड पॉलिटी सभी के मिक्स थे क्वेश्चन एनडीए में, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन रहे। डेली बेसिस पर आपको ये प्रीलिम्स में कोशिश करूँगा कि मिलते रहें, ठीक है। आप लेक्चर्स देखिए, समझिए एक एक स्टेटमेंट को। देखिए आप जब उसकी बारीकियों को समझेंगे ना, जब तक आप बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आप लेक्चर की बारीकियों को समझें, उसमें क्या बातें की गई हैं, कैसे उसको एक्सप्लेन किया गया, वो चीज़ें आप समझें, तभी आपको लेक्चर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि हाँ लेक्चर कितनी वैल्यूएबल है कि नहीं है, इसमें स्टेटमेंट जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उनका लेवल क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी हैं भी कि नहीं है। जब आप उसको देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ऊपर ऊपर से सारे लेक्चर्स आपको एक ही जैसे लगेंगे, आप ऊपर ऊपर से नहीं समझ पाएंगे कि लेक्चर कैसे हैं।
इसलिए आप प्लेलिस्ट को विजिट करें, आपको बहुत सारे लेक्चर बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, ठीक है। उनको देखें, समझें, सीरीज़ में बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी लेक्चर बनाने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।